नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज सुबह में वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन अभी दोपहर में आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। शुरुआत अपने वही पुराने रिवीजन सेक्शन से, कल का 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल में 10 दिवसीय ओणम की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिका जो है ये ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई ट्रीटी पर अभी समझौता किया है। पीएम मोदी ने गुजरात में जन संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई बबीता चौहान, और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रैंकिंग में केरल टॉप पर रहा है। इसके अलावा आईटीटीएफ फाउंडेशन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया शरत कमल अचंता को, और भारत ने अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी बचाओ अभियान के लिए समझौता किया है। एचडीएफसी बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए गीगा बचत खाता पेश किया है, और फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए मिशेल बार्नियर। इसके अलावा कपिल परमार जूडो में भारत के लिए पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की, यानी कि लास्ट दिन का जो डेली करंट अफेयर था उससे। अब आज की हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी सबकी क्विज पीडीएफ अगर ये सब चाहिए आपको तो आप एमजेटी ऐप पर जाइए। एमजेटी ऐप पर डेली वीडियो की क्विज पीडीएफ और बहुत सारी चीजें स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलेंगे। साथ ही साथ हमारी क्वालिटी कंटेंट की ई बुक और कोर्सेज भी मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में आयोजित पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो पेरिस पैरालंपिक का समापन हो चुका है और इसमें भारत ने टोटल मेडल जीत लिए हैं दोस्तों 29। ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शन रहा इस बार का भारत का। भारत ने टोटल 29 मेडल जीते। आज तक के इतिहास में भारत 60 मेडल टोटल जीत पाया है पैरालंपिक में, जिनमें से 29 इसी बार। मतलब आधा तो अभी तक जितना पैरालंपिक के इतिहास में आधा मेडल जितना जीता था उतना इस बार ही इंडिया जीत गया। तो इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है किसने? पैरालंपिक टीम ने, खिलाड़ियों ने। ओलंपिक में प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा अच्छा नहीं था, बुरा ही था, लेकिन पैरालंपिक में पिछली बार की अपेक्षा और ज्यादा अच्छा रहा। पिछली साल 2020 वाले में दोस्तों 19 मेडल आए थे। 19 मेडल में 5 गोल्ड थे, है ना, 8 सिल्वर और बाकी 6 ब्रांज थे। इस बार 29 मेडल आए हैं और 7 गोल्ड आया है, तो मतलब गोल्ड की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इसके साथ भारत पैरालंपिक के टोटल ओवरऑल टैली में 18वें स्थान पर अपना स्थान फिनिश किया है। और वहीं 2020 में अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें भारत था 24वें स्थान पर, है ना। तो दोनों ही याद रखना, इस बार भारत ने 18वें स्थान पर अपना ये समापन किया हुआ है और पिछले आज तक के इतिहास में सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में पैरालंपिक किया गया आयोजित। इस बार जो समापन समारोह रहा उसके ध्वजवाहक रहे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। उद्घाटन समारोह का कौन कौन था ध्वजवाहक, कमेंट करके आप मुझे बताओगे। कई बार मैंने आपको बताया है, जब तक पैरालंपिक चल रहा था तब तक मैंने कई बार रिवीजन कराया है, आज आप बताओगे। ये समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। दोनों के बारे में मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं। प्रीति पाल आपको याद होगा पैरा एथलीट ये बनी थी, पहला एथलेटिक में पहली महिला बनी थी जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं एथलेटिक्स में, है ना। अवनी लेखरा तो 2 मेडल ला चुकी हैं पिछली बार ही, लेकिन वो एथलेटिक्स नहीं है, वो शूटिंग से संबंधित है। तो प्रीति पाल को ध्वजवाहक महिलाओं के लिए चुना गया था, और हरविंदर जो है ये पैरा तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण जीते और इसके लिए इनको चुना गया है मेल के लिए। सबसे ज्यादा मेडल चीन ने जीता, 220 मेडल इसके टोटल रहे, जिसमें 94 गोल्ड रहे, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज रहे इसके। क्लियर? तो ये पेरिस पैरालंपिक के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी और पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 2024 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? 7 सितंबर को, तो 7 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया ही जाता है। साथ ही साथ इस बार क्योंकि 7 सितंबर को था सैटरडे, और इसी वजह से सैटरडे को, क्योंकि सितंबर महीने का पहला सैटरडे अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है, इसलिए इस बार मनाया गया क्या? 7 सितंबर को ये भी। तो दोनों ही दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। गिद्ध एक विलुप्त हो रही प्रजाति है, और इसके लिए आप जानते हो योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, महाराजगंज यूपी वाले इसको ध्यान से रख लेना, महाराजगंज यूपी में क्या किया है? एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहे हैं। कौन सा? एशिया का पहला
पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एशिया में कहीं और नहीं है। तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश के जिले में ये बनाया जा रहा है और ये भी ध्यान रखना गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए ये दिवस भी डेडिकेटेड होता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ। और इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, मतलब पुलिस सहयोग दिवस, पुलिस का कैसे सहयोग किया जाए, काफी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन वगैरह लोग आम जनमानस से निकलवा लेते हैं, कौन मुखबिरी करता है, क्या कुछ करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, पुलिस का सहयोग होता है। तो ऐसे ही पुलिस सहयोग बनाए रखने, साथ ही साथ पुलिस भी जनता का सहयोग करे, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। ओके, 7 सितंबर को 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, इसीलिए 7 सितंबर इसका दिन चुना गया है। तो इसका और इसका दोनों का कारण आप जान लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके अब पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों, कौन? ये बन गए हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी ये पूर्व भारतीय शूटर रह चुके हैं, शूटिंग से संबंधित इनका खेल था, हुआ करता था 70-80 के दशक में। तो इनको अभी नियुक्त किया गया है पहला इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एशियाई एशियाई ओलंपिक परिषद का, एशियन ओलंपिक काउंसिल का। और इन्होंने, देखिए ये पूर्व निशानेबाज हैं और कई एशियाई खेलों में मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। इन्होंने ओलंपिक ऑर्डर भी जीता हुआ है। ये अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किए जा चुके हैं 1979 में ही, 1979 में अर्जुन पुरस्कार पाए थे। इसके अलावा ये IOA, OCA इन सब में भी बहुत सारी भूमिकाएं निभा चुके हैं, सदस्य के रूप में रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको अभी एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, सितंबर 2024 में किस मंत्रालय ने देश की पहली बौद्धिक संपदा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 शुरू किया? तो अभी हाल ही में इसे शुरू किया है दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डेवलप्ड फर्स्ट एवर नेशन वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखो अपना देश। ओके, तो ये शुरू किया गया है जिससे भारत की 5 श्रेणियों में पर्यटक आकर्षण किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं उनको आकर्षित किया जा सके। तो 5 प्रकार के, किस प्रकार कौन कौन होंगे? आध्यात्मिक प्रकार के जो आना चाहते हैं वो आए, सांस्कृतिक विरासत को देखना जो आना चाहते हैं, प्राकृतिक विरासत को जो देखने आना चाहते हैं, वन्य जीवन को जो देखने आना चाहते हैं, या साहसिक कार्यों को जो देखने आना चाहते हैं। ये 5 कैटेगरीज में पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा और इसके लिए देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस अवार्ड, पीपुल्स चॉइस 2024 शुरू किया। चलिए अगला, हाल ही में DRDO ने कहां पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये समय समय पर दोस्तों अग्नि मिसाइल के अलग अलग संस्करणों का परीक्षण किया करती है। ऐसे ही अग्नि 4 मिसाइल का अभी 9वां परीक्षण किया गया और ये चांदीपुर ओडिशा में किया गया। एक बात मैं और बताऊं, जब अग्नि मिसाइल की बात आएगी ना कि अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया जाना है, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि यहाँ उड़ीसा के चांदीपुर में टेस्ट फायर रेंज जो है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज, वहीं पर किया जाता है परीक्षण। कारण ये है कि उड़ीसा का ये जो तट है ये थोड़ा सा समुद्री टाइप साइड में पड़ जाता है, तो ये आराम से हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, नुकसान नहीं होता और रेंज भी पता लग जाती है कि कितनी दूर जाकर के गिरी या टारगेट को हिट की कि नहीं। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल की हैवी होगी और ये ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ऑर्बिट को, अपने वायुमंडल को पार करके फिर वहां से आकर के तब टारगेट को हिट करेगी। जो क्रूज मिसाइल होती है वो सीधा सीधा लाइन ऑफ साइट पर अटैक करती है, ठीक है ना, सीधा सीधा टारगेट को अटैक करती है या थोड़ा बहुत परवलयकार हो जाएगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पूरा पूरा जाएगी आसमान में, अंतरिक्ष में, उसके बाद आकर के टारगेट को हिट करती है। ज्यादा हैवी होती है, ज्यादा पेलोड ले जा सकती है, ज्यादा दूरी की इसकी क्षमता होती है, जबकि क्रूज मिसाइल की उतनी दूरी क्षमता नहीं होती है। तो यह ITR चांदीपुर उड़ीसा में 6 सितंबर को परीक्षण किया गया। 4500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मैंने आपको अग्नि की सीरीज का सभी का रेंज बताया हुआ है, ये एक्चुअली में नाम ही इसका रेंज के आधार पर रखा गया है। अग्नि 1 अगर बोला जाएगा तो आप बताओगे 800 से 1000 या 1200 किलोमीटर रेंज। इसके अलावा अग्नि अगर 2 बात की जाएगी तो आप बताओगे कि लगभग 1800 से लेकर के 2500 किलोमीटर की रेंज। अग्नि 3 जो होती है ये अपनी 3500 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 4 जो है ये लगभग 4000 से 4500 किलोमीटर की रेंज होती है। और अग्नि 5 जो है ये अपन लोग तो बताते हैं 5500 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी। चाइना वाले कहते हैं नहीं, इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, ये
5500 से कहीं ज्यादा इनकी रेंज है अग्नि 5 की, और इस पर बैन लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब वो तो थोड़ा सा विरोध करने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी समझो कम से कम 5500 किलोमीटर की रेंज तो है ही अग्नि 5 की। अग्नि 6 पर भारत काम कर रहा है अभी। अच्छा, डीआरडीओ ने दोस्तों अग्नि 4 बनाना शुरू किया 2007 में, ठीक है, इसका कार्यक्रम शुरू किया, और 2010 आते आते इसने पहला परीक्षण भी कर दिया। हालांकि पहला परीक्षण इसका फेल रहा था, लेकिन अब तक 9 सफल परीक्षण हो चुके हैं। 9 परीक्षण हो चुके हैं, 9वां परीक्षण ये वाला था, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यापार सुधार में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार में सुधार के लिए 2 पुरस्कार जीते हैं। बेस्ट अचीवर का 2 पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखोगे, उत्तर प्रदेश एडजर्ज टॉप अचीवर इन बिजनेस सेंट्रिक सिटीजन सेंट्रिक एरियाज। तो 2 कैटेगरी में, एक बिजनेस सेंट्रिक और एक सिटीजन सेंट्रिक, दोनों ही कैटेगरी में टॉप अचीवर रहा है उत्तर प्रदेश। व्यापार सुधारों में अभी इसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत। अगला, सितंबर 2024 को भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? 6 सितंबर को। तो भारत और मालदीव के बीच में एक 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता हुई, और कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई, भारत की राजधानी में हुई। भारत और मालदीव, मालदीव देखो पिछले दिनों में बहुत इधर उधर कूद रहा था, उछल रहा था चाइना को लेकर के, जब मोहम्मद मुइज्जू नए राष्ट्रपति बनकर के आए थे। लेकिन उनको बाद में ही समझ में आ गया, थोड़े ही समय में, कि भाई इंडिया से हम कट होकर के नहीं रह पाएंगे, उतना नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का बहुत सारा टूरिज्म जाता है वहाँ, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल पाती है। और उधर वो भारत से नाराजगी व्यक्त की अपना, गो बैक इंडिया और वगैरह वगैरह के नारे चलाए, और इधर भारतीय पर्यटक वहां जाना बंद कर दिया और उनकी इकोनॉमी डूबने लगी। इसको देखते हुए फिर से वो कोल्ड ड्रिंक बन गए। उसके बाद अभी फिर से अब वार्तालाप और रक्षा सहयोग इन सब पर धीरे धीरे राजी होना शुरू हो रहे हैं। अभी एक रक्षा वार्ता हुई, और ये रक्षा सहयोग वार्ता काफी यूजफुल रहने वाली है आने वाले टाइम पर। हो सकता है वही पुराना वाला फिर से सिस्टम आ जाए कि इंडिया की आर्मी जो है उनको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी ले, साथ ही साथ वहाँ अपना मिलिट्री बेस वगैरह पर भी काम करे। फिलहाल 6 सितंबर 2024 को ये अभी साझेदारी हुई है भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव की राजधानी माले होती है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं, और मुद्रा यहाँ की मालदीवियन रुपया होती है। अगला, हाल ही में किसने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ब्रेल लिपि में, ब्रेल लिपि आप जानते हो दृष्टि बाधितों को पढ़ने के लिए एक लिपि होती है, और ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है किसने? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस, ये इसी एक ही है कंपनी। तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस जो है, इसने ये लॉन्च की है कि जो लोग दृष्टिबाधित हों उनके लिए बीमा पॉलिसी हो। और साथ ही साथ ये पॉलिसी ऐसी है ना कि दृष्टि बाधितों के लिए होगा। दूसरी बात कि इसके जो पॉलिसी के जो एजेंट होंगे वो भी कोशिश किया जाएगा कि दृष्टि बाधित ही हों, जिससे वो अच्छे से तरीके से उनको समझा भी पाएं, और एक दृष्टि बाधित जो व्यक्ति होंगे उनको रोजगार भी मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल विकास पर उनका स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होगा, और बीमा एजेंट भी बनाए जाएंगे इसके तहत दृष्टिबाधित थी। तो इसका उद्देश्य है कि भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त कैसे बनाया जाए। तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ब्रेल लिपि में लॉन्च की है, याद रहेगा। चलिए आगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 900 कैरियर गोल तक करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 900 गोल करने वाले कौन बन गए हैं? तो आप कहोगे कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इनके नाम है, सबसे ज्यादा गोल। इसमें हर प्रकार के गोल मिलाए गए हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी और जो क्लब मैच में खेलते हैं वो भी। तो ओवरऑल मिला करके इनके 900 गोल हो गए हैं, दुनिया में सर्वाधिक। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर आ गए हैं, क्रोएशिया पर अभी इन्होंने 2-1 जीत हासिल करी, उसमें इनका गोल भी था। रियल मैड्रिड के लिए 450 गोल लगा चुके हैं जब रियल मैड्रिड से खेला करते थे। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेला करते थे तो 145, और पुर्तगाल के लिए 131 गोल ये लगा चुके हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में किसके साथ खेलते हैं? तो अभी ये इंटर मियामी के साथ खेलते हैं। इंटर मियामी जो है सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है, ओके। चलिए, और दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के, 838 गोल इनके हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की? तो स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना जो है इसको शुरू की है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? बैंक ऑफ
इंडिया ने। अर्न अप टू 7.9 एफडी रेट, बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस न्यू एफडी टेन्योर स्टार धन वृद्धि। ठीक है, तो इसके तहत बेसिकली एफडी के लिए एक नई योजना है। सावधि जमा मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो ये सावधि जमा योजना है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की एक स्कीम है स्टार धन वृद्धि नाम से। इसमें एफडी करने पर थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज में बेनिफिट्स देने की बात कहे हैं। इनका कहना यह है कि 333 दिन की अगर सावधि जमा करते हो तो जो सुपर वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उनको 7.9% का एफडी मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको 7.75, और जो आम जनता होगी उनको 7.25% तक का ये एफडी पर इंटरेस्ट देंगे। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। एक बचत खाता होता है, तो बचत खाता में आप जनरल अमाउंट रखते हो जो भी, तो उस पर 2.5% 3% तक का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसको कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी जमा कर सकते हो। एक उसी में बचत खाते में कुछ हिस्सा कुछ लोग फिक्स करा देते हैं फिक्स डिपॉजिट के नाम से, जिसका मतलब ये होता है कि हम 1 साल के लिए फिक्स करा रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फिक्स करा रहे हैं, 5 साल के लिए, तो इसका मतलब हम इतने समय तक निकालेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि बैंकें इंश्योर हो जाती हैं कि भाई ये इमरजेंसी में हमसे मांगेंगे नहीं ये पैसा, ये फिक्स करा लिए हैं, तो हम इनके पैसे का कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जनरली जो सेविंग अकाउंट्स होता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर एफडी पर बैंकें देती हैं, क्योंकि बैंकों को भी बिजनेस करना होता है, आपका पैसा रखी थोड़ी ना रहेंगी। तो वो चाहते हैं कि आप श्योर हो जाओ कि 1 साल तक वो निकालोगे नहीं पैसा, हम 1 साल तक आपके पैसे का चाहे जो करें, बाद में हम जब आपको 1 साल बाद पैसा लौटाएंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट से देंगे। तो इसी के लिए एफडी का रेट ज्यादा होता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना 1906 में होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ है रजनीश कर्नाटक। ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। सुबह में वीडियो नहीं हो पाई, क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन दिन में मैंने देने का प्रयास किया। और शेयर कर देना अपने सभी साथियों के पास, जिससे सभी लोग किताब पास वीडियो बन जाए। कल से टाइम पर वीडियो आने लगेगी, बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं धीरे धीरे। फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कल हमने पूछा था आपसे कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। आईआईआरएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग में प्राइवेट कॉलेज में टॉप पर है कौन है, तो बिट्स बिलानी जो है ये टॉप पर है प्राइवेट में। सरकारी कॉलेज में आईआईटी मुंबई टॉप पर है। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है 1498 में वास्को डिगामा पहली बार केरल के किस शहर में आया था। चलिए बताइए, वास्को डिगामा जो है केरल के किस शहर में आया था 1498 में। और फ्रांस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है ये भी आपको बतानी है। दोनों ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप आंसर कर पाओगे। आंसर करिए इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और एमजीटी ऐप पर भी मिल जाएगी। मैं मिलूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।